बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुल्क की सियासत में ना दिखाई देने वाली हलचल का आगाज हो गया है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है कहने वाले खुद घबरा गए हैं। नवाज शरीफ खुद तो टेलीविजन पर नजर नहीं आ रहे हैं, मगर टेलीविजन पर चलने वाले सारे टॉक शोज का मौजू बने हुए हैं। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान से बातचीत की और बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ये बोल गए कि वो उम्मीद करते हैं कि उनकी कारकुनों से पाकिस्तान में बहुत जल्द मुलाकात होगी। बस उनके इस एक जुमले ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। नून लीग के लोग हो या हुकूमती अरकान, सभी नवाज शरीफ की वापसी पर अपने अपने अंदाज में बातें करते नजर आ रहे हैं। कोई ताने दे रहा है तो कोई टिकट हाथ में थामे ललकार रहा है। वैसे तो ऑन ग्राउंड मामलात नवाज शरीफ के बस से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं, मगर उनकी हालिया तकरीरें और एतमाद एक जीते हुए खिलाड़ी की है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, सारे मामलात उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चल भी रहे हैं, मगर फिर भी, जी हां फिर भी हारे हारे से लग रहे हैं। और सुना है कि आजकल वो लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि भला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हो जाएं, ताहयात ना अहली किस्सा पारीना बन जाए और वो मुल्क के चौथी बार वजीर आजम भी बन जाएं। भला ये कैसे हो सकता है? इसी एक बड़े सवाल के साथ कि ये कैसे हो सकता है, ये हम जानने की भी कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे और इसी से अपने शो का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के पैनलिस्ट आपके सामने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, सिटिंग एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन करी हैं जी अज़मा बुखारी साहिबा। मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए इनसे बेहतर गेस्ट कोई नहीं हो सकता। इनको डेफिनेटली पता होगा कि ये कैसे हो सकता है। पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड ऑफ कोर्स हम सबको रियलिटी चेक देने के लिए इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एंकर पर्सन है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। खिलाफ तवक्को आज का शो हम अज़मा से शुरू कर लेते हैं क्योंकि ऑपोजिशन पे है। अज़मा, ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी वजीर आजम बन जाए, उनकी तमाम सजाएं जो है वो खत्म हो जाएं? मतलब आप समझाएं ये कैसे हो सकता है। और अगर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से ऐलान किया वो मैं चलवा नहीं सकती, आपको पता है कि कुछ मजबूरियां हैं, कारकुनान से खिताब करते हुए कि उम्मीद करते हैं जी बहुत जल्दी आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। जाते जाते कोई तारीख बता देते, कोई हल्का सा प्लान तो दे देते, उन्होंने नहीं बताया। आप तारीख बता दें और इस क्यूरियोसिटी को खत्म करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विनेश। इसमें मैं नहीं समझती कि किसी को भी कोई गलत फहमी या खुश फहमी या कुछ भी होना चाहिए। मियाँ साहब का अपना मुल्क है और उनको अपने मुल्क में वापस आना है, जल्द बदेर उनको अपने मुल्क में वापस आना ही है। वो अलहदा बात है कि ये तो उनकी सियासत भी खत्म कर चुके थे, सियासत से उनका किरदार भी खत्म हो गया था, उनकी पार्टी भी खत्म हो गई थी, अब बस सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसके बावजूद आज भी तमाम सियासत का, तमाम तज्जियों का, तमाम चीजों का मरकज जो है वो नवाज शरीफ साहब है। अब ये कैसे हो सकता है? बड़ी सिंपल बात है। ये ऐसे हो सकता है कि जो व्हाट्सएप के ऊपर जीआईटी बनी थी वो व्हाट्सएप जो है वो उनको ना आए। जैसे जो है वो सरीना के होटल के लिफाफे के अंदर फैसला आया था, जैसे जो है वो मॉनिटरिंग जज साहब लगे थे, जैसे मलिक अरशद जो है वो बता के गए हैं कि उनसे फैसला कैसे लिया गया था, जैसे पनामा में नाम नहीं था लेकिन उनको जो है वो ब्रिटिश से तनख्वाह लेने पर, और जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की एसिड की डेफिनेशन इस्तेमाल करके जैसे एक तीन दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया था, ये बिल्कुल जैसे हुआ था इसको वैसे ही ठीक करना पड़ेगा। और वो ठीक कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है अब फैसले नहीं आएंगे, कहीं पर मुदाखलत नहीं होगी, कानून को अपना फैसला करने की इजाजत दी जाएगी, और जो भी बेगुनाहियां नवाज शरीफ साहब की, उनकी फैमिली के बारे में जो अब एक एक करके सामने आ रही हैं, उनको जो है वो कानून के पैमानों के मुताबिक जो है वो जांचा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो यहाँ शौकत सिद्दीकी साहब के घर कोई नहीं जाएगा, वहां पर जो है वो उनसे जाकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाने की कोशिश नहीं की जाएगी। मुल्क के वसी तर मफाद में जो है वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद नहीं रखा जाएगा, उनकी बेल्स जो है वो ना होने की गारंटियां नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसे होगा। और मान लिया आप कह रही हैं और क्योंकि आप कुछ गलत तो कहती रही हैं, आपने जो कह दिया हमने वो मान लिया। लेकिन इसमें एक सवाल है, वो मेरा नहीं है, हुकूमती तर्जुमानों का है। ओ आई थिंक सो वी लॉस्ट द कांटेक्ट विद अज़मा। अज़मा, आर यू विद मी? ऑलराइट, चले आफ्ताब जहांगीर साहब आपके पास। ओके अज़मा इज देयर। अज़मा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है, ये जो हुकूमती तर्जुमान है ना, वो कह रहे हैं आप लोग के वीजा का मसला है,
वो ये कह रहे हैं कि कोई डील होने वाली है, डील के साथ नत्थी कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, आपने जो बातें बोली उस पर मेरा कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जब हुकूमती तर्जुमान ये बोलेंगे तो मैं हुकूमत की मानूंगी कि आपकी मानूंगी? ये तो आपकी अकल पर डिपेंड करता है। अगर तो बिल्कुल आप अकल से माउफ होंगी। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी जी बोलिए। अच्छा, तो अगर आप अकल से माउफ होंगी, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री का मालूम नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कख पता नहीं होगा, इदारों में मुदाखलत कैसी होती है इसकी कोई आपने कभी हिस्ट्री नहीं सुनी होगी, तो यकीनन आप गवर्नमेंट की मान लेंगी। और अगर ये सब कुछ आपको पता होगा तो फिर आप वही मानेंगी जो सच है। और सच ये है कि जो ये अभी से इनका, अभी तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के आने की बात हुई है, इन बेचारों का ये आलम है। मुझे फिक्र ये है कि जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट की, उस दिन में से कितनों को जो है वो गशी के दौरे पड़ेंगे, कितनों को हमें ड्रिपें लगवानी पड़ेगी, कितनों को जो है वो डबल 1 डबल 2 इनके घरों पे। चलिए अब जरा हुकूमत से पूछ लेते हैं। आफ्ताब भाई, मैं एक मिनट सिर्फ हाँ जी जी, एक जुमला सिर्फ कह दूं, और वो ये है कि इनकी जो सच है उसको सामने आके रहना होता है। और मियां साहब के पास बहुत सारे लीगल ऑप्शंस मौजूद है। ये अब ये इनका रोना धोना है कि वो जितना, देखिए ब्रॉडशीट को ये उन फ्लैट से ज्यादा कीमत जो है वो अदा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी रोते हैं बैठ के। और अभी तक नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक करप्शन का इल्जाम ये हुकूमत नहीं लगा सकी। वो बाप के से पैसे कैसे आए थे जो है वो आपके नाम पे असासा नहीं था, लेकिन आपको सजा देनी है, तो वो कौम के वसीतर मफाद में जो है वो तय हुआ था। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब भाई, पहले आप लोग ताना देते थे, बातें करते थे कि जी वो आते नहीं है नवाज शरीफ साहब, वो आना ही नहीं चाहते पाकिस्तान, वो चले गए हैं बाहर दवाई लेने, जो भी। अब जब वो आने का कह रहे हैं तो अब फिर आप उनको ताने दे रहे हैं कि जी वीजा का मसला हो गया है, कोई डील होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे पूछते फिर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर का भी यही सवाल है जो मेरा सवाल है, तो बताइए कैसे हो सकता है और क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश, और मेरी बहन उज़मा को भी मेरा सलाम। अच्छा, बात ये है कि नवाज शरीफ का ये मुल्क है, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। जब वो अनाउंस करेंगे तो मैं उज़मा बहन को कहूँगा कि मुझे भी अपने साथ एयरपोर्ट पे ले चले, मैं भी उनको इस्तकबाल करूँगा उनका। देखें, बात ये है कि वो गए अपनी मर्जी से, अपने भाई की ज़मानत पर गए। उनके भाई ने ज़मानत दी कि मेरा भाई जो है, बड़ा भाई जो साबिक वज़ीर आज़म है, जो बहुत सख्त बीमार है और घंटों का मेहमान है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता मेरी कोई ऐसी वो नहीं है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, साफ सुथरी बात करता हूँ। तो बहुत बुरे हालात हैं। इन्हें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई दवाई मौजूद नहीं है जो इन्हें बचा सके। इन्हें फौरी तौर पर स्पेशल प्लेन के जरिए इन्हें जो है वहाँ इंग्लैंड नहीं पहुंचाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो उसलिए उस पर अदालत ने भी उनके भाई की जमानत पर उनको भेजा गया। फिर बिनिश आपने भी कवर किया और मीडिया ने भी कवर किया कि जहाज में बैठते ही जब उनको सब चीजों की पाबंदी थी तो वो अंगूर खाना शुरू कर दिए। उन्होंने अंगूर खाते खाते वो पहुंच गए इंग्लैंड में पहुंचने के बाद वो काफी शॉपों में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्कों में जाके वॉक करने, हाँ बीमार है बिल्कुल वॉक करने की इजाजत है, फिर लोगों से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद इलाज तो कहीं नहीं हुआ। लेकिन भाई अगर आप लीडर हो तो आपको अपने मुल्क में आना चाहिए। आप गए थे, आपने टाइम लिया था, टाइम लिमिट के लिए आप गए थे। आप जब वहां गए हो तो वहां से अपना इलाज मुकम्मल करने के बाद आप पाकिस्तान में आए। अच्छा। और पाकिस्तान में आके जब उज़मा पाकिस्तान में रह के सियासत कर सकती है, जब दूसरे पाकिस्तान में रह के सियासत कर सकते हैं, एक सवाल तो आप भी पाकिस्तान में रह के करते। तो एक मिनट फिर आप जी जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए। एक फैक्ट चेक मैं करना चाहती हूँ सर। ये जो आप सारी बातें करें ना बिल्कुल ठीक करें, मैं ये नहीं कह रही आप गलत करें, लेकिन सर ये सारी बातें हमें नून लीग ने नहीं बताई ना। अज़मा ने आके इन बातों की शुरुआत नहीं की, पीएमएलएन में से किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ की कंडीशन कैसी है। ये सारी बातें हमें पंजाब हुकूमत ने बताई। मोर ओवर सर, मोर ओवर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें खुद बताया कि कैसे शीरी मजारी साहिबा रो पड़ी, परेशान हो गई कि भाई नवाज शरीफ की तो तबीयत बहुत खराब है। और हुकूमत ने हमें बताया कि नवाज शरीफ जो जेल में है वो चंद पलों के मेहमान हैं। ये बताइए, ये फैक्ट चेक अपना सही कीजिए। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा उज़मा, इसका मतलब बिनेश, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी दफा पाकिस्तानी को, बिनेश मेरी बहन, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी दफा इन्होंने धोखा दिया इस मुल्क में, इस पाकिस्तानी कौम को। कोई ना कोई डील की, चाहे वो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ डील की, जैसे कि माजी में नवाज मुशर्रफ के साथ करके गए थे और कहा था कि मैंने कोई डील नहीं की, फिर कहा मैंने 5 साल की डील की है, फिर कहा नहीं वो 10 साल की डील हुई थी। इसी तरह इस दफा भी कोई डील की होगी, चाहे वो मैं उसमें पंजाब गवर्नमेंट क्यों ना शामिल हो।
बगैर डील के ये नहीं गए होंगे। इसका मतलब ये है कि इनकी गुट्टी के अंदर डील मौजूद है। तो अब ये जो वापस भी आएंगे तो किसी न किसी डील के मुताबिक आएंगे। या तो इनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा, वहां नहीं रह सकते, क्योंकि जब मुल्क से बाहर कोई जाता है तो एक लिमिटेड वीजे के लिए जाता है। अगर वो उसके पास ग्रीन कार्ड हो, अगर उसके पास नेशनलिटी हो, उसके पास एलियन कार्ड हो, फिर तो वो लंबे अरसे के लिए रह सकता है। लेकिन अगर वो किसी मेडिकल वीजे के ऊपर है, अगर वो किसी विजिट वीजे के ऊपर है, तो उसके बाद या तो उसकी बुनियाद पर इसने वापस आना है, या फिर कोई डील है जो डील करते हैं, क्योंकि जब डील करने वाले जो है लोग हैं उनके साथ कोई डील हो रही होगी इनकी। तो मैं ये समझता हूं कि ये सियासत जो है बहादुरी का नाम है, डीलों का नाम नहीं है, बुज़दिल आदमी का नाम नहीं है। नहीं हो सकती डील। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, मैं आ रही हूँ। प्लीज होल्ड इट। आई हैव टू एंटर इफ्तिखार साहब इन द डिबेट फॉर सब सेन वॉइस। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दफा फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी मौजू है। एक दफा फिर इस वापसी को और इस तरह के मामलात को डील के साथ नत्थी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की। बिलावल भी यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से डील की बातें हो रही हैं, पहली दफा नहीं हो रही हैं। बेनजीर भुट्टो के टाइम पर भी ये बातें हुआ करती थी कि जी डील के तहत वो वापस आई हैं। 27 दिसंबर को, उस 27 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ जिस रोज शाम में हमें पता चलता है कि जो बेनजीर है वो शहीद हो गई है, उस रोज भी सुबह तक यही बातें हो रही थी कि बेनजीर की मुशर्रफ के साथ कोई डील हो गई है। सर आज भी 2021 में इतनी सियासत गंवाने के बाद भी हम डील की बात कर रहे हैं सर। हाउ ट्रू इट इज? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे इल्म में तो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पटिशन दायर की जाने का इम्कान है सुप्रीम कोर्ट में कि आप किसी को ताउम्र सज़ा नहीं दे सकते, डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका आइन में किसी जगह कोई तस्करा नहीं है। और सज़ा देने का जो अख्तियार है, जिस वायलेशन पे सज़ा हुई है वो 302 के तहत, वो इलेक्शन कमीशन उसका फोरम है, सुप्रीम कोर्ट उसका फोरम नहीं। मेरे इल्म में तो ये है कि ये कोई पटिशन जारी है जिसका फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं होगा, बल्कि जंगी तरीन को भी होगा, और ऐसे अगर कोई और को केस है तो उसको भी होगा। कि डील मेरे इल्म में तो ऐसी कोई नहीं। तो ये जो हुकूमती तर्जुमान हैं, ये जो सारे कह रहे हैं कि जी वीजा इश्यूज हैं, डील्स हो रही हैं, अभी आपने आफ्ताब साहब को भी सुना सर इसको भी कुछ क्लैरिटी देंगे? आफ्ताब साहब को ही दे दें, हमें ना दें तो हुकूमत को बता दें सर, क्योंकि जो हुकूमत कहती है हमें उसी को। नहीं, मैं दे देता हूँ। इफ्तिखार साहब, आप, मैं बिनिश आपकी इजाजत से इफ्तिखार साहब, क्या ये जरूरी नहीं था कि जैसे ये फैसला आया था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार या उस वक्त के वकला या उस वक्त जो अभी बोन साहब है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले जाते और अपील दाखिल करते कि जी आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हायर बेंच बन जाता, फुल कोर्ट बेंच बन जाता और वो उस पर फैसला कर देता। इसके लिए टाइमिंग और 3 साल का इंतजार करना ये क्यों जरूरी था? इफ्तिखार साहब, ये आफ्ताब भाई आपसे पूछना चाह रहे हैं, और जब वजीर इत्तलात हमें ये बताते हैं कि पीएमएलएन वाले पॉलिश लेकर के हाथ में खड़े हैं, तो सर फिर तो बात होगी। जरा बताइए, रहनुमाई कीजिए सर हमारी। देखिए, मैं फजूल बातों में ना लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ना मेरा ये रुतबा है। 16,000 लोगों को। सर आपका रुतबा नहीं, मेरा भी रुतबा नहीं है। आपसे आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने तो आपसे एक सवाल किया है। मैंने आपसे सवाल किया है। हौसला नहीं, तो आपने गलत बात की है ना। आप गलत बात कर रहे हैं। आप अपने आप को बड़ा मोअज़्ज़िज़ आदमी समझते हैं, आपने गलत बात की है। आफ्ताब भाई प्लीज सुन लीजिए, बारी बारी प्लीज सुनिए प्लीज सर। हौसला, मैंने अपने रुतबे की बात की, आपने तो पता नहीं क्या है ये नहीं। मैंने अपने रुतबे की बात की, मेरे रुतबे में नहीं है। आपने मुझे अपने रुतबे से कम कर दिया ना। आपको पता नहीं है मेरा रुतबा क्या है। ओ भाई, मैंने पता नहीं किसको कहा है। तो फिर आप अल्फाज को अपना चुनाव जरा बेहतर करें, अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। भाई वो मेरी बात पे कह रहे थे, एक मिनट, लड़ाई माफ करे, पॉलिश वाली बात पे कह रहे हैं, वो मेरी बात कर रहे थे। उन्होंने गलत बात की, आपने हमको नहीं टोका। आपने हमको नहीं टोका, उन्होंने गलत बात की है। भाई वो मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप हुकूमत में हैं, आप सुनने को हौसला रखिए। आफ्ताब भाई, सवाल मैंने किया है, वजीर इत्तलात के हवाले से सवाल किया है। सर आप डीएसएनजी पे हैं, आपको शायद सुनने में दिक्कत हुई है, लड़ाई मत कीजिए। वो मेरी बात पर जवाब दे रहे थे। इफ्तिखार साहब, यू हैव द माइक, प्लीज कंप्लीट कीजिए अपना। देखिए, बात ये है, ये जो कह रहे हैं ना कि इतने सालों के बाद क्यों याद आया। 16,000 अफराद को नौकरी से निकाला गया था जी, कई बरसों की बात है। उनका फैसला तो अभी हुआ, रिव्यू फाइल जब हुई, पहले रिव्यू कैंसिल हुई, फिर रिव्यू को किसी और अंदाज में ले लिया, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुफाद आमा में वो 16,000 लोगों को नौकरियों पे बहाल कर दिया।
ये भी तो अदालत का फैसला है ना। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप पता नहीं डील डील पे क्यों इतना सब बात कर रहे हैं। मैंने सिंपल सी बात की, एक पिटीशन हमारे इल्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दायर करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये मेरे इल्म में है कि डील शायद आप लोगों के इल्म में होगी, पहले भी जो कोई डील हुई है आपके इल्म में होगी उसकी तफसीलात, क्योंकि हुक्मरान आप हैं। ठीक है, अज़मा आप कुछ कहना चाह रही है, वेरी क्विकली कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे बहुत डिटेल से बात करनी है। पहले तो आफ्ताब भाई से मेरी गुजारिश ये है कि आपने बहुत सारी तल्ख बातें की हैं। आपने किसी की बीमारी का भी मजाक बनाया है, आपने किसी की जो है वो ये वतीरा रहा है पीटीआई का, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। अगर आपको अब जवाब देते हुए हमें इजाजत होनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी का जवाब दे सकें। आपने अपनी बारी पे जो कहना था आपने कह लिया। मैं फिर भी माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल करूंगी अपनी बात का जवाब देते हुए कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको पहले तय कर लेते हैं डील होती क्या है। और जिसको आप बार बार ताना बनाते हैं ना कि जी वो चले गए थे बाहर जो है वो मुशर्रफ के साथ डील करके, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो डायलेमा है, यही तो हमारा केस है कि हमेशा जब ताले आजमा डिक्टेटर आता है वो आकर जिन लीडरों से उसको खतरा होता है या फांसी चढ़ा देता है या जिला वतन कर देता है। और उस वक्त भी मुशर्रफ की जरूरत थी कि नवाज शरीफ मुल्क में ना रहे ताकि वो इस मुल्क में जो है वो हुकूमत कर सके। फिर ये डील किसकी हुई? ये मुशर्रफ की डील थी। हमें जो है वो अटक जेल रह चुके हैं। आपको पता है अटक का अंदाजा है आपको वो किला कैसा होता है? क्या आपको अंदाजा है? कभी आप जेल गए? आपको मालूम है कि एक 24 घंटे वहां कैसे गुजरते हैं मौत की चक्कियों के अंदर? आपको नहीं, और अल्लाह ना करे आपको कभी अंदाजा हो। दूसरी बात यह है कि ये जो आज आप डील किससे कर रहे हैं? डील हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। तो डील तो आपसे हुई ना, वही तो रोना रो रहे हैं कि जिन्होंने आपसे डील की थी बराए मेहरबानी आप वो डील से परे हो जाए, क्योंकि ये डील पाकिस्तान की कौम को बड़ी बुरी भुगतनी पड़ी है। और दूसरा, आफ्ताब साहब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त फरमा ले। यास्मीन राशिद साहिबा ने आके हमें कहा था कि इनके बाईपास 2 हो चुके हैं, इनकी 8 इंटरवेंशन हो चुकी है, इनको कोई जो है वो डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है, रिकॉर्ड मौजूद है। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारी डील होनी थी। आर यू सीरियस? आपके वजीर आजम ने बैठकर कैबिनेट के थ्रू पूरा एक प्रोसेस फॉलो करके उनको बाहर जाने की इजाजत दी, और इसमें आपके डॉक्टर फैसल सुल्तान को बाकायदा मुखबर के तौर पर उस बोर्ड के अंदर डाला गया था, जिसने आपकी रिपोर्ट दी कि उनकी ये हालत है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि आपने अगर वो फैसला पढ़ा है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, उसके अंदर वो लिखा गया था कि अगर आपको कोई शिकायत होगी तो आप जो है वो हाई कमीशन के थ्रू जो है वो आप जो है वो पता कर सकते हैं, वहां चेक करा सकते हैं। आपने घर बैठ के फैसला कर लिया तो कोई इलाज नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और वो आपने कहीं अप्लाई किया, आपने कहीं कहा, आपने हाई कमीशन के थ्रू पता कराया कि वो उनका कोई इलाज हुआ है कि नहीं, ना करें इस तरह। आप लोगों ने कुलसूम नवाज को भी बीमार नहीं समझा था। जब वो डेथ बेड में थी ना, आपके लोग उनके दरवाजों को ठुड्डे मार रहे थे। आपके नईमुल हक साहब अल्लाह माफ करे, वो खुद भी कैंसर से उनकी जो है वो रहलत हुई है। आप लोग जो जो बातें करते हैं, और आप लोग को इसलिए खौफ खुदा नहीं आता कि आपका लीडर आज तक अपनी माँ की मौत को बेचता है। उसने शौकत खानम के नाम के ऊपर अस्पताल बनाया, जिसको उसने सियासत की सीढ़ी बनाया, जिसके जरिए वो ज़कात और खैरात खाता रहा आज तक, और उसके केसेस आज तक पेंडिंग पड़े हैं। तो इतनी बाकी है जो दामा की वो। अब बिनिश मुझे इजाजत है, बिनिश मुझे इजाजत है। आफ्ताब भाई, ब्रेक के बाद आपको पूरी इजाजत होगी, और जिस तरीके से आफ्ताब जहांगीर साहब ने अज़मा बुखारी को सुना है, अज़मा भी और इफ्तिखार साहब भी आपको ऐसे ही सुनेंगे। कोई लड़ाई नहीं होगी, सब अपनी अपनी बारी पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आफ्ताब जहांगीर से फुल फ्लेश्ड उनका मौक़िफ़ जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज के पैनलिस्ट अज़मा बुखारी साहिबा है मेरे साथ, PMLN से आफ्ताब जहांगीर साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एंकर पर्सन है। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके कमेंट का वेट है। मुद्दा सिर्फ वही है कि नवाज शरीफ की सियासत जो कि अपेरेंटली ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद वो मौजूए बहस हैं, ज़ेर बहस रहते हैं, उनकी वापसी हो, उनकी डील हो ना हो। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होने के बावजूद, एक मजबूत वज़ीर आज़म होने के बावजूद हारे हारे से क्यों लग रहे हैं? अच्छा देखिए बिनिश, आपने मुझे बिठाया है तो मैं आपको अपने बिल्कुल ऑनेस्ट राय देता हूं, और हमेशा देता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी किसी बात से मेरी पार्टी के लोगों को शिकायत हो।
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को जो इसने सियासत करनी है उसको पाकिस्तान में रहते हुए सियासत करनी चाहिए। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने ओपोनेंट से डरूंगा तो फिर मुझे सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब गए थे जिस मकसद जैसे गए थे, मेरी बहन ने बुरा मनाया, लेकिन वो जो जैसे गए थे आप लोगों ने ही हमें बताया था, मीडिया ने ही बताया था, सारा कुछ बताया था, चाहे उसमें कोई भी हो। अब वो वापस आए, आने के बाद अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें रिलीफ देता है तो बिल्कुल उनको सियासत करने का हक हासिल है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अब वक्त बहुत गुजर गया है, 70-75 साल हो गए इस कौम को सिर्फ इसी चक्कर में गुजरते हुए कि जी ये फैसला गलत हुआ था, ये हुआ था, ये डील हुई थी, ये हुआ था। मुल्क को आगे जाना चाहिए, मुल्क को लोगों की पार्टियों की मैनिफेस्टो के ऊपर सियासत करनी चाहिए, मुल्क की तरक्की के ऊपर सियासत करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आवाम के सामने जाना चाहिए। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मेरी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो 2023 में आवाम का फैसला होगा, वो मुझे भी कबूल करना चाहिए, मेरी पार्टी को भी कबूल करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी और के साथ होता है तो उसको भी कबूल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सियासत है ही इसी काम के लिए रह गई है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करें, एक दूसरे के ऊपर वो करें। फिर हम जब तब्दील करते हैं अपने आप को, पार्टियां तब्दील करते हैं, जब हम अपनी माजी से हटते हैं तो फिर हम जो माजी के लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जब माजी में जिनको हम बहुत अच्छा कहते थे, माजी में जिनको हम गालियां देते थे, फिर उनके हम कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ इस सियासत से निकलना चाहिए, ओपन होकर है मैनिफेस्टो के ऊपर, मुल्क की तरक्की के ऊपर सियासत करनी चाहिए, शख्सियतों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक और सवाल मेरा प्लीज ले लीजिए कि हमने ये सुना है कि आईएमएफ की फरमाइश के ऊपर, आईएमएफ के हुक्म के ऊपर आप लोग कल एक और मिनी बजट लाने जा रहे हैं। सर, आईएमएफ की बात नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि बदकिस्मती से दुनिया का पांचवा छठा बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत, अवामी नुमाइंदगी में मतलब हर चीज की सलाहियतों के बावजूद हम जो है वो आईएमएफ के चुंगल से नहीं निकल पाए। क्योंकि मैंने ये सुना और मैंने ये देखा है कि जब कोई कौमें मकरूज हो जाती हैं, जब कोई शख्स मकरूज हो जाता है तो उसे अपने कर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। फिर कहीं जाके वो होता है बंदा मकरूज शख्स हमेशा मकरूज ही रहता है। जब कौमें मकरूज हो जाती हैं तो फिर उनको निकालने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, उसके लिए स्टैंड लेना होता है, उसके लिए आवाम के साथ सारी सियासी पार्टियों को फैसला करना होगा कि जी हमें आईएमएफ से जान छुड़ानी है, हमें कड़वा घूट पीना है, हमें जो भी हालात आएंगे हमें उससे निकलना है। दिया था, ये तो आप लोग खुद गए हैं आईएमएफ के पास। सर उन्होंने भी सर कोई नहीं कहते, आपको भी पता है, सारा कुछ पता है, हमें भी पता है कि जब हम ये सुनते चले आए, जब से मैं सियासत भी कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि जी हर बच्चा जो है कभी 1 लाख का मकरूज था, कभी 1.5 लाख का मकरूज था, आज सुना है 2.5 लाख का मकरूज हो गया है। तो ये हम पैदाइशी मकरूज चले आ रहे हैं, पता नहीं हमारे जनाजे भी कबूल होंगे कि नहीं होंगे। जी इफ्तिखार साहब, हम पैदाइशी मकरूज हैं और पता नहीं इतनी बड़ी बात अब आफ्ताब भाई ने कर दी, पता नहीं हमारे जनाजे भी कबूल होंगे कि नहीं होंगे। मतलब फिर जब ऐसी बातें होना शुरू हो जाती है तो डर लगना शुरू हो जाता है। इफ्तिखार साहब, जी इफ्तिखार साहब, वो मेरा ख्याल है ये वो एक असूली बात होती है, जब आपका जनाजा होता है तो आपके लवाकिन एक आवाज बुलंद करते हैं कि जो फौत हुआ है इसका कोई लेन देन किसी से है तो हमसे वो तय कर ले, वो लवाकिन ये कहते हैं। तो शायद उस हवाले से ये एमएनए साहब बात कर रहे हैं, यही मकसद होगा और तो कोई मकसद है नहीं है इस बात करने का, मेरे ख्याल यही मकसद है। हम कुछ और बात कर रहे थे, हमारा ख्याल है हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था कहीं से, वो पता नहीं क्या सवाल था आपका उससे, जिससे सारी उलझन बढ़ गई। डील से इफ्तिखार साहब, डील से शुरू हुआ था। उसमें मैंने अपना मौका बड़ा क्लियर दिया कि मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। मेरे इल्म में ये है कि एक आर्टिकल 63(2) है जिसके तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है, उसका फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, और 175(2) के तहत किसी भी पाकिस्तानी अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि किसी को भी मुकम्मल उम्र के लिए हमेशा के लिए जो है नाअहल करार दे दे। ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो अब इस पे डिबेट तो होनी चाहिए, इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। अगर फैसला उनके हक में आ गया ठीक, नहीं आया तो तब भी ठीक, मतलब हमें कोई रास्ता तो अपनाना है। और बड़े मजे की बात यह है, डील का, अगर मैं वैसे डील वाली बात तो बहस नहीं करना चाहता, ये फिर सवाल होगा कि डील कर कौन रहा है।
अब तो Yes. अगर ये दोस्तों का ख्याल है कि ये डील हो रही है और ये मेंबर है कौमी असेंबली के, काफी इंफॉर्मेशन रखते होंगे, डील उनसे कर कौन रहा है अगर डील हो रही है, और डील किसके खिलाफ हो रही है और किसी के खिलाफ क्यों हो रही है, फिर 3 सवाल ये भी जन्म लेंगे। इसका वजह जवाब फरमाया। कौन देगा? मैं सर आपको जवाब भी ले देती हूँ, और इफ्तिखार साहब आपने अभी अब खसूसी तौर पर मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि अभी एक और चीज़ है जिसके ऊपर हमने बहस करनी है, वो मैं अज़मा से स्टार्ट करना चाहूँगी। ज़रा आपकी थोड़ी सी तवज्जो भी चाहूँगी। अज़मा, बाकी सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन आपकी वो पार्टी है जो कि वजारत उज़्मा का कैंडिडेट के ऊपर बात करती है, बरमला करती है, सबके सामने करती है। नवाज शरीफ होंगे, मरियम नवाज होगी, शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन हम पिछले कुछ अरसे में सुन रहे थे शहबाज शरीफ होंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, सीनियर लीडर्स ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर मरियम नवाज की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म भी हो जाती है ना, फिर भी शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन फिर जब नवाज शरीफ की तकरीर करते अपने कारकुनों से, बात शहबाज शरीफ से फिर यहाँ पे आ जाती कि जी चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। एक तो ये चीज़ तजाद हो गया। दूसरी चीज़ क्या जी, ख्वाजा साद साहब की मैं तकरीर सुन रही थी, ख्वाजा साद साहब फरमा रहे थे कि जी हमें ये इंतकाम का कल्चर खत्म करना चाहिए। फिर साथ ही मैंने हमजा शहबाज साहब को सुना, हमजा शहबाज ये कह रहे थे कि भाई हम तो इंतकाम लेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, आप पहले सुनिए, और फिर ये जो आपकी पार्टी में जो मुतजाद बयानात हैं, जो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, उसके ऊपर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ताकि हम लोगों की कंफ्यूजन दूर हो। जरा सुनवाइए जी। आजम के पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं, मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो फिर स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूँ, और वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, और आप देखेंगे आप आगे आगे होंगे, हुकूमत आपके पीछे होगी। लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। इमरान न्याजी जेलों का हिसाब नहीं मांगती मुस्लिम लीग नून, लेकिन आज तुम्हें पाकिस्तानी कौम के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं, तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। अवाम तुम्हारा मुहासबा करने के लिए तैयार है। इमरान न्याजी का मुहासबा करोगे, इसके झूठों का हिसाब लोगे। अज़मा बुखारी, एक इवेंट, 2 लीडर्स, एक पार्टी, किसकी राय, या ये जो मुतजाद राय मैंने आपको दिखाई है, किसकी राय मानी जाएगी जब आपकी हुकूमत आएगी? देखिए, ये बहुत अभी बात की बात है। पहले तो बात ये है जो आपने वजीर आजम के हवाले से कही, हमारा एक ही वजीर आजम है जिसका नाम है वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और अगर मियां साहब वजीर आजम नहीं होते और ये फैसला अगर वो फरमाते हैं, फोन पे ले लो मुझे। जी 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 लेते हैं जी। जी अज़मा कंटिन्यू करें। नहीं बनना है तो फैसला करेंगे कि उनकी जगह पे वजीर आजम कौन होगा। हमारा वजीर आजम एक ही है जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पहले तो ये दुरुस्त फरमा लीजिए, इस पे कोई ना कोई तजाद है, ना कोई सेकंड थॉट है, ना कोई और बात है। अब आ जाए इस बात के ऊपर। बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर ये बिल्कुल दो जो है वो राय पाई जाती है। मैं खुद जाती तौर पर समझती हूँ किसी आटा चीनी चोर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, किसी ऐसे शख्स को जिसने ज़कात और खैरात खाकर जो है इस मुल्क को लूटा है हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी जो इतनी इंटेलेक्चुअल और अच्छी पढ़ी लिखी बातें आफ्ताब भाई ने बताई, क्या आफ्ताब भाई ने अपने वजीर आजम की सारी तकरीरें पिछली सुन ली हैं? जिनको वो कल तक जो है वो गालियां देते थे, आज वो उनके दस्ते रास्त हैं, उनके सिर के ऊपर हुकूमतें बना के बैठे हैं, और उनके खुद के बयान बाकी सुन लीजिए। उन्होंने तो फांसी ले लेनी थी, लेकिन उन्होंने IMF में नहीं जाना था। हम IMF के प्रोग्राम में गए और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो पाकिस्तान ने अपना IMF का प्रोग्राम पूरा किया और उसको खुदा हाफिज कहा। पाकिस्तान की तरक्की कहाँ थी? 5.8 के ऊपर हम तरक्की कर रहे थे, हमारी महंगाई 3% के ऊपर थी, लोग खुशहाल हो रहे थे। लेकिन अचानक से शौक आया। यही तो रोना है, यही तो हमारी बात है, और इसी के ऊपर जो है वो हमें तस्दीक करने की जरूरत है। जो भी सारी बातें की उन्होंने, बिल्कुल अग्री करती हूँ मुझसे कि जो है, लेकिन एक बात ये सिर्फ उन्होंने छोड़ दी कि हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन में काम करना होगा, कोई इदारा किसी के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है। क्या ये पहला फैसला हुआ है? हर वजीर आजम के खिलाफ, हर मकबूल सियासी लीडर के खिलाफ ऐसे ही फैसले आते हैं, या वो फांसी चढ़ा दिया जाता है, या वो जिला वतन कर दिया जाता है, या उसको रास्ते से हटा दिया जाता है किसी दूसरे को लाने के लिए। क्या हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज तोड़कर नए ग्रुप नहीं बनाए जाते? क्या जो है वो टिकटें वापस नहीं कराई जाती? क्या अपनी मर्जी की जो है वो हुकूमतें नहीं दिलवाई जाती? इसको अब खत्म होना चाहिए। मैं दुरुस्त कहते हैं आफ्ताब भाई, मैं इस बात उनसे एग्री करती हूँ, इसको अब खत्म होना चाहिए। लेकिन आफ्ताब भाई, ये आपकी लीडर ने हमें कैलकुलेट करके बताया था, वो बताया करते थे एक बच्चा इतने का जो है वो मकरूज हो गया। उस वक्त बिजली के कारखाने लग रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है फलाई मंसूबे हो रहे थे। आपने भंग पॉलिसी के अलावा
या पनाहगाहों के अलावा आपने किया क्या है कि जो आपने इतने कर्जे लिए कहाँ लगे हैं। और मेरा आखिरी सवाल है, आफ्ताब भाई ने सवाल किया था इफ्तिखार साहब से, मेरा आखिरी सवाल है, वो IMF जिसकी डिक्टेशन, जिसने अभी हमारे साथ मुआहिदा साइन नहीं किया, उससे पहले वो अपनी मर्जी करा रहा है। बिजली पहले 4 रुपए पिछले महीने जो है बढ़ाई, इस महीने फिर बढ़ाई जा रही है। आप 600% अद्वियात बढ़ा चुके हैं। आप कहां महंगाई को ले गए हैं? उसके बाद 350 I have to take a break, Azma. Okay. Let's take a break. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। इफ्तिखार अहमद साहब, अज़मा बुखारी, आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद है। जी अज़मा, वेरी क्विकली आपका वो जो एक आखिरी सवाल रह गया था आपके क्वेश्चन में, प्लीज कर लीजिए। जी मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आफ्ताब भाई जो इतना दर्द दिल रखते हैं, हमेशा अच्छी बात भी करते हैं, सेंसिबल बात भी करते हैं, क्या 350 अरब रुपए का जो टैक्सेस की मार मारने लगे हैं पाकिस्तानी कौम को, आप बहुत खुशी से अच्छी तरीके से आप जाकर नेशनल असेंबली में इस हुकूमत को वोट डालेंगे? मेरा सिर्फ इतना सवाल है अपनी आवाम के खिलाफ। शहबाज साहब ऐसे 500 अरब कह रहे हैं, लेकिन ये जो 100-150 अरब का ये जो मसला है, कोशिश करते हैं आफ्ताब साहब से इसके बारे में जरा पूछे। लेकिन इफ्तिखार से पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, क्योंकि आपका वसी तर तजुर्बा है इलेक्शंस में, इलेक्शन क्या होते हैं, कैसे कवर किए जाते हैं, हम जैसे लोगों ने आपसे सीखा है। सर इलेक्शन 2022 में हो रहे हैं कि 2023 में हो रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्योंकि 23 में तो स्केड्यूल है ना, क्या 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं? व्हाट डू आफ्ताब ये इफ्तिखार अहमद साहब सीज दिस? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब चाहे इलेक्शन कॉल कर सकता है और यहाँ ऐसी सूरत हाल मुल्क में पैदा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, यहाँ पर देखा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो रही है, तब भी अपना इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। इलेक्शन तो किसी को भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन मैं जो डेमोक्रेट हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि 5 साल पूरे हों। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये बहुत बुरी बात है, हम बड़ी बातें कर रहे थे ना आज के प्रोग्राम में, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को अपना वक्त पूरा नहीं करने देते। हाँ वो बेटी शक्ल में हो, हाँ वो अपना नवाज शरीफ की शक्ल में हो, हाँ वो किसी और शक्ल में प्राइम मिनिस्टर हो। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम प्राइम मिनिस्टर को उसका टेन्योर नहीं पूरा करने देते। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को टेन्योर तो पूरा करने देना। जब तक पार्लियामेंट उनके साथ है और जब तक पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत है, उनको हक है कि हुक्मरानी करें। हाँ, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, एक नया प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं उस पार्टी के अंदर से या विद इन द पार्लियामेंट, लेकिन ये जो है मेरे नजदीक तो इलेक्शन उस वक्त होने चाहिए जिसका तयन कॉन्स्टिट्यूशनली है, 5 साल की टर्म पूरी की जाए। और अगर 5 साल की टर्म हमें मुनासिब नहीं लगती तो उसके लिए आइंदा असेंबली के अंदर तरमीम पेश की जाए और अपने लोगों अक्सरियत बताएं जिसके पास है कि टर्म को 4 साल कर दें आप। ठीक है। इफ्तिखार साहब, जैसे नवाज शरीफ साहब ने वो अपने ये जो अभी रिसेंटली खिताब किए, एक तीली लगा गए कि बहुत जल्दी जो है मैं अपने कारकुनान के बीच में पाकिस्तान में होऊंगा, डेट वेट कोई टाइमलाइन अनाउंस नहीं की। सर इसी तरह ये तीली भी लगी हुई है ना कि PMLN का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। अब अज़मा जो चाहे मर्जी के, ऑब्वियसली उनका ताल्लुक पार्टी से। आप इफ्तिखार साहब को क्या लगता है सर, क्या नवाज शरीफ चौथी दफा भी वजीर आजम बन जाएंगे? हाउ जी, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। ये हक उस पार्टी की क्यादत को है जिसको वो लेके आती है, और ये जो चहमगोई हम सारा दिन करते रहते हैं अपना माल बेचने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं। हम आवाम को कंफ्यूज करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। असल इशू है 400 रुपए घी को कम कर सकती है उज़्मा की पार्टी आकर? क्या चीनी की कीमत को कम कर सकती है उज़्मा की पार्टी आकर? और ये जो क्या मैंने साहब आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, क्या ये कम कर सकते हैं चीजों को? मेरी डिबेट ये है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप जरा प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का होगा जिसके पास कौमी असेंबली के अंदर 171 से ज्यादा सीटें बराह मुंतखब लोगों की होंगी। ये सिंपल सी बात है, उनकी मर्जी है। ए को लाए, बी को लाए, सी को लाए, पार्टी को देखना ना, उसके मैनिफेस्टो को देखना ना, उसके प्रोग्राम को देखना ना, ये उनका अंदरूनी मामला है। इस बहस में चलेगा तो कल हम कहेंगे टिकटें भी एंकर के कहने पे दी जाएं और उसके लिए भी डिबेट की जाए। आई डोंट एग्री विद इट, सॉरी। ऑल राइट जी, वक्त की कमी है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट अभी भी आज के दिन के लिए ओपन एंडेड है कि प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट PMLN की तरफ से है वो कौन होगा। आज के लिए मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑल टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।